ये ग्रामीण क्षेत्र में, ग्रामीण इलाकों में लोगों को बैंकिंग सुविधा देने के लिए बनाए गए। इनकी डेट याद रखना, 1975 में बनाए गए। और इनकी विशेषता यह है कि ये सिक्किम छोड़ करके भारत के हर कोने में है। कहा? भारत के हर कोने में, क्योंकि इसकी स्थापना कभी थी 1975 में। और उस समय भारत का सिक्किम जो है उसे पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिल पाया था। अतः सिक्किम छोड़ करके भारत के हर कोने में ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक हैं। बाद में अच्छा, इसकी एक विशेषता और है कि इसके लिए CRR और SLR, CRR और से छूट मिली है RBI द्वारा, जबकि बाकी बैंकों को छूट हो, हाँ या ना। बाद में एक समिति बनाई गई, केलकर समिति। क्या? केलकर समिति ने कहा कि नहीं, अब ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं खोलना। अतः अब ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों की संख्या बढ़ाने पर रोक लगा दी गई और अब नए ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक नहीं खोले जा रहे हैं। तो इन्हें रोकने के लिए कौन ने सिफारिश करी? केलकर समिति। जोरदार आवाज। कल एक आयोग आया था, हिल्टन आयोग। कौन आया था? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर बना था भारतीय रिजर्व बैंक। क्या बना था? हमें सुनाई नहीं दिया। ओके, हिल्टन आयोग की सिफारिश पर बना था। पहले गवर्नर बने थे ओसबोर्न स्मिथ और अंग्रेजों की ओर से अंतिम थे CD देशमुख। और स्वतंत्र भारत के पहले थे CD देशमुख। नहीं बढ़ाया था? याद रखना है आपको। सुन रहे हो? चलिए, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक 1975 में, बाद में केलकर समिति ने क्या किया? इसे रोक लगा दी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसी का दूसरा नाम है नाबार्ड। क्या नाम है? हाँ या ना? नाबार्ड की स्थापना याद रखना 82 में है। कब है? 82 में, 1900। हमें सुनाई नहीं दिया। अरे क्लियर है? ओके, 1982 में इसका मुख्यालय कहां है? अब जब नाबार्ड बन गया तो अब कृषि का सबसे बड़ा बैंक कौन हो गया? अब किसी बैंक को कृषि से संबंधित पैसा चाहिए है तो किससे मांगेगा? वो जनता को देगा, लोन देगा, खाता देगा, जो भी देना है। ठीक है? तो नाबार्ड किससे डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा? भारतीय रिजर्व बैंक। सुन रहे हो? चलो, नाबार्ड लीड बैंक। जब बैंकों की संख्या बढ़ती गई तो सरकार ने एक नई योजना निकाली, लीड बैंकिंग। ये लीड बैंकिंग क्या है? बैंकों को, हर बैंक को एक जिला सौंपा गया। हर बैंक को एक, और कहा गया कि इस जिले को तुम्हें लीड करना है। लीड करना है यानी संभालना है। और यहां बैंकिंग की बुनियादी सुविधाएं देना आपका काम है। यानी एक प्रकार से यह कहा जाए कि हर बैंक ने एक जिला गोद ले लिया। हर बैंक ने क्या ले लिया? इसे कहा गया लीड बैंकिंग। क्या कहा गया? हमें सुनाई नहीं दिया। ठीक है। प्रतिछाया बैंकिंग, प्रतिछाया शैडो बैंकिंग। आपने कई सारी कंपनियां देखी होंगी जो मुख्य धारा से संबंधित नहीं है बैंकिंग की, लेकिन छोटी छोटी कंपनियां देखो आजकल मोबाइल तक फाइनेंस कर रही हैं। इन्हें कहते हैं प्रतिछाया। हाँ है ना? कोर बैंकिंग। कोर, कोर माने मुख्य। कोर यानी आपको बुनियादी सुविधाएं देना, आपका फिक्स डिपॉजिट लेना, खाता खोलना, खाते में जमा स्वीकार करना, आपको लोन देना, ये बैंक के मुख्य कार्य हैं। तो ये कहलाती है कोर बैंकिंग। कोर बैंकिंग माने मुख्य कार्य। समझ में आ रही बात? चलिए, वित्तीय समावेशन। ये समावेशन क्या है? वित्तीय समावेशन देखो जरा आप। वित्तीय माने पैसा, समावेशन यानी सबके लिए एक सा। अब आप कहोगे कि सर सबके लिए एक सा सवई तो है नहीं। पहले क्या था? सबसे बड़ी बात क्या है कि छात्रों को पुराना इतिहास पता नहीं होता। पहले क्या था कि बैंक तो थे, जब तक बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तब तक बैंक बड़े बड़े व्यापारियों बस को सुविधाएं देते थे। नहीं आ रही बात समझ में?
बड़े व्यापारियों का खाता खोलते थे, बड़े व्यापारियों को लोन देते थे, बड़े व्यापारियों को एटीएम सुविधा, बड़े व्यापारियों को चेकबुक सुविधा। गरीब आदमियों का खाता आमतौर पर बैंक में आज भी देखो तुम, सरकारी बैंक है तो तुम्हारा खाता रहेगा, चाहे भले तुम्हारे बैंक में 10 रुपया ना हो, लेकिन प्राइवेट बैंक के जब पास जा तो वो कहेगा कि आपका मिनिमम बैलेंस 20,000 होना। अब 20,000 मिनिमम किसके पास रहेगा भाई? हमारे यहाँ तो अगर 200 लोग बैठे हैं तो 200 में से 190 की हम गारंटी लेते हैं, कोई नहीं रख पाता, क्योंकि आज आपने 20,000 जमा किया, कल घर में कोई बीमार हो गया, निकाल लाए, बच्चे की फीस भरना है, निकाल ले आए। हाँ या ना? आमतौर पर हमारे एरिया में एक बहुत बड़ा तबका अपने यहां पर मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाता। समझ में आ रही बात? और इस तरीके से गरीब व्यक्तियों के लिए बैंकिंग सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी। समझ में आ रही बात? गरीब व्यक्ति लोन से वंचित था, गरीब किसान लोन से वंचित था, खाता से वंचित था, सुविधाओं से वंचित था। हाँ या ना? तो इसमें डॉक्टर रंगराजन समिति आई। कौन सी समिति आई? अरे क्लियर है? अगर कभी पेपर में पूछा जाए रंगराजन समिति का संबंध किससे? बैंकिंग सुधार से। कैसे? जोरदार आवाज हो यार। इनने कहा कि भैया बैंकों की सोच को सुधारना चाहिए और गरीब व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति के लिए, गरीब ही क्यों, हर व्यक्ति के लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। क्लियर है? अतः इनने कहा कि एक ऐसी प्रक्रिया जो सबके लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराए वो कहलाता है वित्तीय समावेशन। क्या कहलाता है? तो ये वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया चली, ज्यादा से ज्यादा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसीलिए आज आप जाते हैं, आपके बच्चों तक का बैंक में खाता खोलना आसान हो गया। लेकिन यही काम आप प्राइवेट बैंक जाओ, आप क्या खाता खोलना आसान है? उनका एजेंट आता है, लेकिन किन के लिए आता है? बड़े लोगों के लिए। खाता 1 लाख से खोलेगा, पता चला यहां पर 90% लोगों की साल भर की आय 1 लाख नहीं है। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही बात समझ में? ओके, देखें, शाखाओं का अभाव, तीनों वित्तीय समावेशन प्रक्रिया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करो, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का गठन करो और बैंक शाखाओं द्वारा गांवों को अपना, पहले लोग बचते थे गांव से, बैंक वाले गांव में काय को जाए, पता चला 50 तो घर ही हैं, 50 घरों में 25 खाते हैं, कितना पैसा आएगा कितना जाएगा, तो बैंक बचते थे कि हमें गांव में शाखा ना खोलना पड़े। लेकिन रंगराजन समिति ने कहा कि नहीं, वित्तीय समावेश गांव गांव जाना पड़ेगा, क्योंकि भारत गांव का देश है। यहां ज्यादातर लोग कहां निवास करते हैं? सुनाई नहीं दिया? हमारे भारत की हमेशा एक चीज की कमी रही है। आप सोचिएगा, जब चर्चा छड़ाई गई है, आप देखेंगे कि जितने शहर हैं वो डिपेंड काय पर हैं? गांव। अगर आपके शहर में कपड़े की मिल है तो कपास गांव से आ रहा है। अगर आपके यहां शक्कर की मिल है तो गन्ना कहां से आ रहा? नहीं आ रही बातों में? यानी जल कहां है? जल कहां है? अब इस बुनियादी चीज पर कभी लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर गांव का किसान पढ़ा लिखा हो जाए तो उत्पादकता नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी तो भारत बढ़ेगा। लेकिन सबसे कमजोर स्कूल कहां मिलेंगे? गांव। सबसे कमजोर अस्पताल कहां मिलेंगे? सबसे कम सुविधाएं कहां मिलेंगी? लाइट गोल सबसे ज्यादा कहां? तो जल कहां है? और इसीलिए प्रगति नहीं हो पाती। जितनी सुविधाएं हैं शहरों में, आपने जो सुविधा बनाई वो कहां बना दी? शहरों। जबकि शहर से आपका उत्थान नहीं है। उत्थान कहां से? तो ये रंगराजन समिति ने यही बात कही कि आपको हर तबके को क्या देना होगा? वित्तीय सुविधा देना पड़ेगी। भारत को आगे बढ़ाना है तो आपको हर व्यक्ति को वित्तीय सुविधा देना पड़ेगी। ये कैसे आएगी? पहले नंबर तो बैंकों का क्या करो? हाँ या ना? नंबर 2, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलो आप। ये वो अपने पूरे क्षेत्र को संभालेगा।
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मतलब है एक एरिया में, एक क्षेत्र में एक बैंक खोल लो, वो अपने क्षेत्र के सारे बैंक अपने लोगों का खाता खोलेगा। और तीसरा क्या आता, बैंक द्वारा गांव को, यानी आप गांव से भागेंगे नहीं, जी नहीं चुराएंगे। समझ में आ रही बात? तीनों कदम उठाए गए। अब देखें जरा ये थोड़ा सा देख लेते हैं। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, एलआईसी का, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। हाँ या ना? एक बात खिंच के बैठो आप। अब एलआईसी की बात ही आ गई है तो सुन लें। एलआईसी एक राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी है, हाँ या ना? एलआईसी एक राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी है। आप यदि इसमें बीमा कराते हैं, इसमें बीमा कराते हैं और आपके घर के किसी व्यक्ति की, मालिक ना करें ऐसा हो, लेकिन उस व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु, और नेचुरल डेथ है, आत्महत्या नहीं है, तो एलआईसी खुद से आपके घर चेक भेज देती है, प्रकरण बनाती है और आपका पैसा बिना कहे आपके घर भेज देती है, क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक है। और राष्ट्रीयकृत संस्थाओं का मूल उद्देश्य है जनता को सुविधा देना। अब इसकी जगह आप सोचो कितनी सारी कंपनियां मार्केट में हैं जो बीमा करती हैं, आपको लोभ देती हैं। जब उसका एजेंट आता है तो इतना ज्यादा आपको प्रलोभन देता है, आप हमारे यहां स्वास्थ्य बीमा कराइए, आपको बस अस्पताल गए और कार्ड दिखाया और बस आप हमारे यहां करेंगे, आपको एक पैसा नहीं लगना, कहता है। लेकिन ऐसा होता? आप बीमा तो करा लेते हैं, लेकिन जब आप अस्पताल पहुंचते हैं तो फिर वो कहता है इतनी सी चोट का नहीं कहा था, जब 1 हफ्ता भर्ती रहते तब का कहा था। आने बनाएगा, हाँ या ना? नहीं आ रही बात समझ में? इन प्राइवेट कंपनियों का डायरेक्ट यमराज तक से कांटेक्ट रहता। ऐसे ना मरते, ऐसे मरते तो हम पैसा देते। नहीं आ रही बात समझ में? इन प्राइवेट कंपनियों का हमेशा एक उद्देश्य रहता है, लूट करना। लूट 2 तरीके से लोग करते हैं, एक लुटेरे, डाकू, चोर, जिन्हें हम आमतौर पर जानते हैं कि ये डाकू हैं, और एक होते हैं व्हाइट कॉलर डाकू। फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट कंपनियों के बीमा एजेंट, जो आपको आपके घर में ही आकर के टाई लगा करके आते हैं और आपके घर में लूट करके चले जाते हैं। इंद्रधनुष योजना कौन सी? कुछ नहीं, डायरेक्ट है, प्रश्न आता है परीक्षा में, इंद्रधनुष योजना का संबंध कैसे है? तो इंद्रधनुष योजना का संबंध बैंकिंग सुधार से है। कैसे है? बैंकों को सुधारने के लिए एक योजना चलाएगी जिसका नाम क्या है? अब इंद्रधनुष योजना में चूंकि 7 सूत्र लिए गए, और इंद्रधनुष में कितने रंग हैं? आवाज नहीं आ रही है? नियुक्तियां करो, सशक्तिकरण करो, बैंक ब्यूरो बनाओ, पूंजीकरण करो, ये सारी चीजें। तो यहां पर ये बैंकिंग वाला मैटर आपका खत्म हो गया, ठीक है। मुद्रा क्या है? विनिमय व्यवस्था, विनिमय का साधन, विनिमय का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का साधन को ही क्या कहते हैं? मुद्रा। क्या कहते हैं? सुन रहे हो? काट के उल्लू और बेवकूफी का परिचय ना दिया करो यार, ठीक है। मुद्रा किसे कहते हैं? विनिमय के साधन को क्या कहते हैं? ओके, देखें आप, सर्वप्रथम वस्तु विनिमय चलता था, अब वस्तु विनिमय की कई परेशानियां थी, इन परेशानियों को दूर करने के लिए क्या आविष्कार हुआ? अब प्रश्न उठता है मुद्रा क्या है? तो भाई बात, मुद्रा विनिमय का साधन है, और ऐसा साधन, कैसा साधन? जो दुनिया में हर जगह स्वीकार है। ऐसा नहीं तुम तो स्वीकार कर रहे, तुम स्वीकार नहीं कर रहे, इसे हम मुद्रा नहीं कहेंगे। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है, कहीं चले जाओ, कभी चले जाओ, दिन में चले जाओ, रात में चले जाओ, सुबह चले जाओ, शाम में चले जाओ, दमोह चले जाओ, सागर चले जाओ। समझ में आ रही बात? अब आप कह रहे होगे सर कैसे? भारत का रुपया बाहर नहीं चलेगा? चलेगा भाई, बैंक उसे बदलेगा।
तो चला नहीं कहलाया। आप अपना नोट ले जाइए, वो तुम्हें डॉलर दे देगा? नहीं दे देगा। विदेश में हम डॉलर में काम करेंगे कि नहीं करेंगे? हर जगह उसका वैल्यू है। वो क्या कहलाएगी? मुद्रा। भुगतान के लिए स्वीकार है। भुगतान यानी क्या? चुकाना। हमें तुम्हारा पैसा चुकाना है, भुगतान करना है। कैसे करें? हमने तुम्हें एक कागज का टुकड़ा दे दिया, वो कागज का टुकड़ा तुम्हें स्वीकार कर लिया, वो मुद्रा है। मान के चलिए हमने आपके यहां से 1 लाख का साधन, 1 लाख का सामान लिया। कितने लाख का? 1 लाख का सामान लिया हमने। 1 लाख का तुम्हें चेक दे दिया। 1 लाख का क्या दे दिया? आपने स्वीकार कर लिया। वो चेक भी मुद्रा है। चेक भी क्या है? लेकिन वो है साख मुद्रा। क्या है? आपने हम पर 1000 का, सॉरी 1 लाख का क्या किया? भरोसा। सुन रहे हो? क्लियर है? देखें, विनिमय का माध्यम भुगतान और स्वीकार है। शासन द्वारा मूल्य निर्धारित है। मुद्रा के आविष्कार से आर्थिक गतिविधियां तेज हो गई। मतलब जितना सामान नहीं बिकना था बिकने लगा। बात वही है, हम कपड़े बेचते हैं। अब व्यक्ति सोच रहा है कि हमारा गेहूं ले लो, हमें कपड़ा दे दो, हमें गेहूं नहीं चाहिए, हमारा सौदा खत्म। लेकिन अब क्या हो गया? अब भैया तुम तो पैसा ले आओ, आओ कपड़ा ले लो। हमें पैसा मिल गए, हमें जूता चाहिए, हम जूता खरीद ले आए। जूते वाले को सोना चाहिए, वो हाँ या ना? अब मुद्रा के कार्य क्या है? प्राथमिक कार्य, गौण कार्य, मेन कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य मापक, है ना? और गौण कार्य क्या है? साइड में कार्य क्या है? साइड में भुगतान का, भावी भुगतान, भविष्य में हमें भुगतान करना है, हमने तुम्हें चेक दे दिया, ये भविष्य का भुगतान है। आपने मूल्य का संचय, आपको पैसा जोड़ के रखना है। क्या करना है? हाँ या ना? अब आपको 1 लाख रुपए जोड़ के रखना है, तो आपने क्या किया? मुद्रा घर में जोड़ के रख ली। अब आप उस 1 लाख का कभी भी आज से 1 साल बाद सामान खरीद लो आप। तो संचय का साधन है मुद्रा। सुन रहे हो? देखें, मूल्य का हस्तांतरण, भारत में मुद्रा का विकास। सबसे पहली बात, उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल में सोने के रूप में, पहले सोना सबसे पहले आया और सोने के रूप में मुद्रा जानने को मिली। सोने के पहले भी वैदिक काल में गाय को मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया गया। गाय को, गाय लोग लेते थे। जिस व्यक्ति के पास गाय सबसे ज्यादा थी उसे सबसे ज्यादा धनी, हाँ या ना? जिसके पास जितनी ज्यादा गाय, जिसे आज हम सेठ कहते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा वो सेठ। ऐसे ही जिसके पास ज्यादा गाय उसे कहा जाता गोमत। क्या कहा जाता था? गोमत कहा जाता था। और एक बात, जिसे आज आप गोत्र कहते हैं, क्या कहते हैं? तो जिस व्यक्ति की गाय जहां बंधती थी, सुन रहे हो, उस गाय के बनने के स्थान को कहा जाता था थान। क्या? उस स्थान को कहा जाता था स्थान, स्थान को कहा जाता था थान। क्या? और वही कहलाता था गोत्र। गौ के बंधने के स्थान को कहा जाता था, अरे क्लियर है? आपकी जैसे बन कहते ना, गांव में जितने किसान, अगर गांव के लड़के बैठे हैं तो पटवारी के यहां आपका खेत दर्ज होता है तो वहां लिखा रहता कौन सा खेत? बोले आम वाला। सुना होगा आपने। पीपल वाला, भटुआ वाला, सुना होगा आपने। नहीं सुना है? ऐसे ही गाय के गोत्र का स्थान था। बोले कौन खानदान के हैं? बोले वहां जिनकी गईयें बनती हैं उस खानदान के लोग हैं जी। यारी बात समझ में? तो ऐसा करके बना गोत्र, और धीरे धीरे करके गोत्र ने ले लिया जाति का स्थान, जो अब अज्ञानता का प्रतीक है। समझ में आ रही बात? जबकि गाय के बांधने के स्थान को क्या कहा जाता था? गोत्र। समझ में आ रही बात? फिर धीरे गाय के पीछे युद्ध होते थे, गाय लूटने के लिए युद्ध होते थे, गाय लूटी जाती थी। समझ में आ रही बात? चलिए, धात्विक मुद्रा का प्रचलन हुआ।
कई धातुओं के सिक्के चले, प्रमुख तौर पर काय के चले? आवाज नहीं आ रही है। सबसे पहले भारत में यूनानियों ने सोने के सिक्के चलाए। कौन ने? पक्का? भारत पर जब यूनानियों ने आक्रमण किया तो भारत के लोगों ने आक्रमण से बहुत कुछ सीखा। यूनानी क्या करते थे? हर काम के लिए डेट लिखते थे। क्या लिखते थे? डेट अंकित करते थे, और यही भारत के लोगों ने कॉपी किया। इसीलिए हमारे यहां का इतिहास लिखा गया, और इसीलिए इतिहास का जनक आपने सुना होगा एरिस्टोफेनीस। सुना है आपने? वो एक यूनानी था। कौन था? उसने सबसे पहले कोई घटना होती थी वो डेट सहित लिखता था। नहीं आ रही बात समझ में? बात समझ में आ रही है? जबकि भारतीयों के पास वो घटना तो लिखते थे लेकिन डेट नहीं लिखते थे, इसलिए ये पता नहीं चलता था कि ये काम किस तिथि को हुआ। नहीं आ रही बात समझ में? अतः अब जो यूनानियों ने सिक्के चलाए उस पर क्या विशेषता आ गई? उनने अपने राजा का नाम लिखा, कहां से वो छपा है वो लिखा, कितनी तारीख को छपा है, हाँ या ना? इस तरीके से भारत में अब मुद्रा का रूप सिक्कों ने ले लिया। समझ में आ रही बात? और सबसे पहले सिक्के चलाए कौन ने? यूनानियों ने, हिंद यूनानियों ने। समझ में आ रही बात? और शुद्ध सोने के सिक्के कौन ने चलाए? कुषाण। आवाज नहीं आ रही है? 3 नाम। सबसे पहले सोने के सिक्के की प्रथा यूनानियों ने, फिर कुषाणों का जब राज आया फिर शुद्ध सोने के सिक्के, कोई मिलावट, हाँ या ना? जबकि इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य था गुप्त राजाओं का। कौन का? अतः इनने पूरे साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा सिक्के छपवाए। अतः प्रश्न आता है कि सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कौन ने छपवाए? गुप्त राजाओं ने। कौन ने? तो सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश के समय छापे गए। 3 बातें अलग अलग हैं। हालांकि हम हिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, अभी आज तो हमने केवल चर्चा करी है। देखें, सांकेतिक मुद्रा क्या होती है? एक होती है वास्तविक मुद्रा, एक होती है, हाँ या ना? वास्तविक मुद्रा वो होती है जिसकी उतनी वैल्यू, जैसे सोना ले लो आप। सोना, आपने सोने का एक सिक्का लिया, सोने का एक सिक्का लिया, मान लो आपने इसे तोड़ दिया, मरोड़ दिया, लेकिन फिर भी आप कहीं जाओ तो उसकी वैल्यू उतना ही है। नहीं आ रही बात में? ये कहलाएगी वास्तविक मुद्रा। क्या कहलाएगी? अब एक अपने यहां का सिक्का ले जाओ, इस पर लिखा है 50 रुपया। ये कितने का सिक्का है? आवाज नहीं आ रही है? पक्का? अब बताइए, अगर इसे तोड़ दिया जाए तो क्या 50 का है क्या? अच्छा, दूसरी बात, आप एक 2000 का नोट लाते हो मार्केट से, 2000, कितने का? क्या इसकी रियल वैल्यू 2000 है? सरकार ने लेने से बंद कर दिया। अब बताओ कितनी वैल्यू इसकी? 2 कौड़ी की नहीं है। नहीं आ रही बात समझ में? तुम कोई से कहो ये कई रुपया में ले लू, पुराना 1000 का नोट कोई से कहो 5 रुपया में ले लू, ले लेगा? क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा, ये है सांकेतिक मुद्रा। क्या है ये? आपको समझ में आ रही है? हमें लग रहा आज आपका मन नहीं लग रहा पढ़ने में। सांकेतिक मान उसके वास्तविक मान से ज्यादा होता है, उसे कहते हैं सांकेतिक मुद्रा। क्या कहते हैं? सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा जारी कराई थी मोहम्मद बिन, कौन ने? अरे क्लियर है? अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक की बात आ ही गई है तो एक आध दो इंटरेस्टिंग बातें आपको बता दें। बहुत बढ़िया बात बताते हैं। भारत की जनता का एक रोना रहा है, सुने, कि इन्हें कभी कुछ भी पसंद नहीं आया और ये हमेशा परेशान रही यहां की जनता। अब आप कहोगे क्यों? इसलिए जैसे इतिहास में कई राजा हुए जो कट्टर मुसलमान थे। कैसे थे? उदाहरण के लिए फिरोज तुगलक। क्या कहा हमने? हमने कहा औरंगजेब। क्या कहा? ऐसे कई राजा हुए
जो कट्टर मुसलमान थे, क्या थे? लेकिन एक बात और आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि औरंगजेब की सेना में सबसे ज्यादा सेनापति राजपूत थे। सबसे ज्यादा सेनापति, यानी अगर हम ये आरोप लगाते हैं कि औरंगजेब ने हमारे ऊपर हमला किया, तो अकेला औरंगजेब तो आया नहीं होगा। आया कौन होगा? सेनापति। आया कौन होगा? तो सबसे ज्यादा सेनापति कौन थे? यानी हम पर हमला किसने किया? दूसरी बात, हम अकबर की बात करते हैं। अकबर ने, हम कहते हैं, महाराणा प्रताप पर हमला किया, महाराणा प्रताप से युद्ध किया, लेकिन इसके पीछे का इतिहास ये भी है कि अकबर व्यक्तिगत तौर पर युद्ध करने बहुत कम जाता था। अकबर की ज्यादातर सेनापति भी राजपूत थे और राजपूत राजा ही ज्यादातर जाते थे युद्ध। एक बात। दूसरी बात सुनने आप जरा, यहां पर मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा मुसलमान राजा था, चलो ठीक है, औरंगजेब का विरोध किया क्योंकि वो कट्टर मुसलमान था, फिरोज तुगलक का विरोध हुआ क्योंकि वो भी कट्टर मुसलमान था। यहां पर बात आती है मोहम्मद बिन, सुनाई नहीं दिया? मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा सुल्तान था दिल्ली का जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, और पढ़ा लिखा होने के कारण ये मानव की बहुत इज्जत करता था, चाहे वो मानव हिंदू हो तो चाहे क्या हो। ये हिंदुओं को भी इनाम देता था, मुसलमानों को भी देता था, ये हिंदुओं के त्योहारों को मनाता भी था, हिंदुओं के त्योहारों को मनाता था, खास तौर पर होली। कौन मनाता था? हमें सुनाई नहीं दिया? ओके, पक्का? भारत की अधिकांश जनता कैसी थी? हिंदू। कौन थी? यानी हिंदुओं को मौका मिला था कि अगर वो इस सुल्तान का साथ देते तो आने वाले सुल्तान हिंदुओं की ओर झुक जाते। नहीं आ रही भाषा में? लेकिन इसके सबसे ज्यादा फेलियर का कारण, ये फेल हो गया, ये सुल्तान अपनी जिंदगी में क्या हो गया? फेल, क्योंकि इसे हिंदुओं ने ही लाइक नहीं किया। नहीं आ रही भाषा में? और इसके आगे जितने सुल्तान आए वो कट्टर मुसलमान थे। नहीं आ रही भाषा में? यानी कट्टर भी सही नहीं है और जो हिंदुओं का साथ दे वो भी सही नहीं है। ये टोटल फेल हो गया अपनी जिंदगी में। इसे लगने लगा जनता गलत है, जनता को लगने लगा ये गलत है, और जिस दिन इसकी मृत्यु हुई उस दिन लेखकों ने कहा कि आज दोनों स्वतंत्र हो गए। जनता से राजा स्वतंत्र हो गया और राजा से, हाँ या ना? तो कई सारी इतिहास की घटनाएं ऐसी रही हैं कि जिनमें लोगों ने ये प्रदर्शित किया कि नहीं यार, औरंगजेब बेकार था। औरंगजेब बेकार था तो ये तो अच्छा था ना, इसका सहयोग करना चाहिए था। अगर इसका सहयोग, आप देखिए, औरंगजेब और औरंगजेब का एक भाई, बताएं, दारा शिकोह, दारा शिकोह, दारा शिकोह पूरी तरीके से हिंदुत्व की ओर था। वो हिंदुओं के ग्रंथ पढ़ता था, हिंदुओं के गीता पढ़ता था, हिंदुओं की रामायण पढ़ता था, उनका ट्रांसलेशन कराता था। कौन? आवाज नहीं आ रही है? अगर उस समय जब उत्तराधिकार का युद्ध हो रहा था और हिंदू सेनापति और हिंदू जनता, हिंदू सेनापति किसका साथ देते थे? आवाज नहीं आ रही है? तो औरंगजेब की जगह सम्राट कौन बनता? तो दारा शिकोह बनता, तो किसका फायदा होता? लेकिन उन्हीं हिंदू सेनापतियों ने किसका साथ दिया? ये इतिहास। और इसको अगर हम नहीं जानते हैं तो निश्चित बात है, हमारा अब तो संविधान बन गया, अब कोई धर्म खतरे में ना, हिंदू धर्म खतरे में है ना मुसलमान। जब खतरे में था तब पॉलिसियां किसी की ठीक नहीं थी। चलिए खैर ठीक है, अपन अपने पर आ जाते हैं। साख मुद्रा, साख मुद्रा हम आपको बता चुके हैं। साख मुद्रा जिसकी रियल वैल्यू उतनी नहीं, जैसे मान चेक, चेक की कागज है,
लेकिन अगर आपने किसी को जारी किया उसमें 5 करोड़ लिख दिया, कितना लिख दिया, वो 5 करोड़ की वैल्यू हो गई उसकी। वो क्या है, आवाज नहीं आ रही है। आप जाते हो अभी बैंकों से, आप ऋण पत्र खरीदते हो, किसान पत्र खरीदते हो, लाडली लक्ष्मी योजना के कई प्रकार के कागज खरीदते हो। आपको सरकार एक प्रकार का बॉन्ड दे देती है कि आपकी बच्ची जब 18 साल की हो जाएगी तो इतना पैसा सरकार आपको देगी। आपको प्रमाण पत्र दे दिया जाता है। एक्चुअली प्रमाण पत्र की वैल्यू उतने हजार हो गई, क्या नहीं हो गई? इसे क्या कहेंगे? हमें सुनाई नहीं दिया। अब भारतीय रुपया के बारे में हमने कल ही चर्चा कर दी थी आपको कि भारतीय मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। क्या नाम है? भारत में सबसे पहले रुपया किसने चलाया? शेरशाह। ओके। और आज जो आप चिन्ह देखते हैं रुपया का, आप रुपया का चिन्ह देखते हैं ऐसा, आर आधा कटा हुआ। ये हिंदी और इंग्लिश का मिला हुआ रूप है। अगर यहां डंडा खींच दे तो आर बन जाएगा। नहीं आ रही भाषा में? और नहीं खींचते हैं तो क्या है? रुपया। हाँ या ना? ये बनाया था डी उदय कुमार ने। कौन ने? सुनाई नहीं दिया? ये चिन्ह डी उदय कुमार द्वारा दिया गया। सबसे पहले सिक्का शेरशाह सूरी ने जारी किया। भारत में मुद्रा जो, सुनो, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? जारी भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? अरे क्लियर है? भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। मुद्रा जारी करने का 1 रुपए से कम के मुद्रा जारी करती है भारतीय। हाँ या ना? मुद्रा पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के। 1 रुपए पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वित्त सचिव के। कौन के? ओके। अधिक की सभी मुद्रा रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाती है। और जारी कौन करता है? टाइपिंग मिस्टेक आ गई है। नहीं आ रही भाषण में? आ रही है। आरबीआई द्वारा मुद्रा का मान। अब सुनो जरा। अच्छा, मुद्रा का मूल्य कौन निर्धारित करता है? ये करता है सरकार। कुछ चीजें अलग अलग है। मुद्रा जारी करता है आरबीआई, लेकिन किसी कागज की वैल्यू 1000 होगी या 2000 होगी या 3000 होगी, ये निश्चित करती है सरकार। कौन तय करती है? यानी किसी मुद्रा का मान, किसी मुद्रा का मान तय करना सरकार के हाथ में है, लेकिन मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? छापने का अधिकार, निर्गमन का अधिकार किसे है? मजा नहीं आ रहा यार। ओके, देखें आप अब प्लीज, जब पूरे भारत में काउंटिंग होती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब आरबीआई को लगता है कि पता करो मार्केट में कितना पैसा है, क्यों? क्योंकि मार्केट से ही तो फिर रिवर्स रेपो रेट मार्केट में बढ़ गया तो वापस कम करो। वो हो रहे आप लोग। और अगर मार्केट में कम हो गया है तो मार्केट में पैसा बढ़ाओ। ऐसे ही करती ना आरबीआई। काय के द्वारा करती है? रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर। हाँ या ना? अब कैलकुलेट कैसे करती है आरबीआई? मार्केट में कितना पैसा है, मार्केट में। अब पैसा कहां कहां है जरा देखो आप। एक मार्केट में हमारे आपके पास है, जो लगातार हमने फिर चीज खरीदी, फिर तुमने खरीदी, फिर तुमने खरीदी, एक लगातार लिक्विडिटी में है। लिक्विडिटी यानी बह रहा है पैसा। नहीं आ रही भाषा में? एक पैसा है जो लगातार मार्केट में फ्लो हो रहा है, लेकिन पैसे का एक हिस्सा वो है जो हमने और आपने अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर रखा है। नहीं आ रही बात समझ में? तो एक हिस्सा बैंक में है जनता का, एक वो है जो मार्केट में है, एक हिस्सा वो भी तो है
जो बैंकों ने आरबीआई के पास जमा कर रखा है, नहीं है? अरे बोलो यार, नहीं है? एक वो हिस्सा भी तो है, कुछ लोगों ने पोस्ट ऑफिस में जमा कर रखा है, नहीं जमा कर रखा है? तो पोस्ट ऑफिस में भी तो है पैसा, नहीं आ रही भाषा में? आ रही है। तो मुद्रा को, भारत में मुद्रा को आरबीआई जब नापता है तो इसके नाम रख देता है M1, M2, M3, M4। पहले अच्छा जवाब देना तो हम बताएंगे आपको, और इसका ज्ञान अपने आप आपका IQ बढ़ाएगा। सुन रहे हो ना? जानकारियां बढ़ती जाती है, हमारी सोच बढ़ती जाती है, ठीक है ना? और इन्हें रटना नहीं पड़ता, इन्हें रटना। अरे क्लियर है? हमने कहा आरबीआई कहता है सबसे पहले M1, क्या कहा? अब M1 मुद्रा, कौन कौन सी मुद्रा? C प्लस DD प्लस OD। क्या है ये? C माने कैश। M1 में तीन चीजों का टोटल कर दो तो M1 आ जाएगा। तीन चीजों का टोटल कर दो, तीन चीजों का टोटल कर दो, नहीं आ रही बात समझ में? तीन चीजों का टोटल कर रहे हैं, M1 आ जाएगा। काय का? C का प्लस DD प्लस OD। हाँ या ना? C यानी कैश, DD यानी आपके पास जो खातों में जमा है ना, हो वो बैंक के पास सेविंग खातों में जमा, सुन रहे हो? और वो पैसा है जो आप कभी भी चले जाओगे, मांग लोगे बैंक से, दो भाई निकालो। ATM कार्ड ले जाते हो एनी टाइम, बैंक को पता है कि क्या पता कब आ जाएंगे, नहीं आ रही बात में? यानी वो पैसा भी फ्लो में ही माना जाता है, भले बैंक के पास रखा है लेकिन ग्राहक कब लेने आ जाए कोई भरोसा। और तीसरा है ओडी। तीसरा क्या है? ये है आरबीआई के पास बैंकों का जमा। ये CRR नहीं, CRR तो परमानेंट जमा है, वो नहीं। ये वो जमा है कि बैंक को अभी चाहिए नहीं है, लेकिन कभी अटक जाए तो हम, हाँ या ना? तो M1 में तीन प्रकार की मुद्राओं का टोटल होता है। M1 में कितने प्रकार की मुद्रा? पक्का? आपका बेटा, आप चाहते हो कि हम आपको अच्छी जानकारियां दें, हम अदर कोचिंग की तरह आपको ना डालें, और एक्चुअली जैसी कोचिंग पढ़ाई जाती है वो कोचिंग नहीं। अब आप चाहते हैं ना कि हम अच्छी जानकारियां दें, इंटरेस्टिंग माहौल बनाओ, ओके? तो आपने कहा M1 मुद्रा कौन कौन सी रहेगी? कैश, जो मार्केट में पैसा बिखरा पड़ा है, धन जो बैंक में नहीं है, वो नंबर 3 जो बैंकों ने कहा जमा करा है, जनता का जमा है, बैंक के पास बैंक का जमा है। अरे क्लियर है? अब आएगा M2, M3, M4, हाँ है ना? लेकिन ये पैसा हमेशा काउंट होगा, M1 तो हमेशा काउंट होगा, क्योंकि M1 के बिना संभव नहीं है। M1 तो पहले है। देखो M2, M2 कह रहा है कि M1 धन डाकघर में जमा, नहीं आ रही भाषा में? बात समझ में आ रही है? M1 तो जोड़ो, और डाकघर का पूरे भारत में जितने डाकघरों में पैसा जमा है उनको जोड़ लो, से हो गया M2। M3 क्या है? M3 कह रहा है कि M1 जोड़ लो, नहीं आ रही बात समझ में? और बैंक में जमा, लेकिन सेविंग के अलावा। अभी हमने केवल सेविंग अकाउंट दिया था, हमने आपका फिक्स डिपॉजिट में पैसा जमा है वो अकाउंट, आपने फिक्स डिपॉजिट बनवाई, FD बनवाई, आपने कई तरीके से और तरीके से भी तो जमा है आपका पैसा, वो पैसा M3, नहीं आ रही बात में? अब आया क्या? पक्का? अब M4 कह रहा है कि M1 तो हर बार चाहिए अपन को,
धन डाकघर का सारा पैसा। अभी डाकघर का केवल सेविंग अकाउंट ले रहे थे अपन, अभी डाकघर का क्या ले रहे थे, लेकिन डाकघर में भी फिक्स्ड डिपॉजिट होता है, बीमा का पैसा जमा होता है, कई प्रकार के बचत पत्र खरीदे जाते हैं, पोस्टल ऑर्डर खरीदे जाते हैं, ओवरऑल पैसा नहीं आ रही भाषण में। ये क्या हो गया, एम रटने की आवश्यकता नहीं आपको, आप जानकारी ले लीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा है M1। सबसे ज्यादा कौन है, हमें सुनाई नहीं दिया। और अगर काउंटिंग की जाए कि सबसे बड़ा अकाउंट कौन होगा तो M1 ही होगा। क्यों, क्योंकि मार्केट प्लस बैंक में जमा प्लस बैंकों का, हाँ या ना, यही सबसे ज्यादा अकाउंट है। तो वो कहते हैं कि लिक्विडिटी के अनुसार M1 के पास सबसे ज्यादा पैसा है और सबसे कम जो मुद्रा है वो M4। ये क्वेश्चन क्लियर करना है आपको, नहीं आ रही भाषण में, इसे यहां रटने की आवश्यकता नहीं। M1 क्या है, M1 आपने कहा कि M1 C प्लस DD प्लस OD, सुन रहे हो, नहीं है। M2 क्या है, M2 है M1 प्लस, हाँ या ना, डाकघर। M3 क्या है, M1 प्लस बैंकों में जमा, नहीं आ रही भाषण में। M4 क्या है, M1 प्लस डाकघर का सारा जमा। ज्यादा रटने का काम नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी के अनुसार सबसे बड़ा पैसा कौन है, M1। ये चार प्रकार की मुद्राएं जो है वो RBI काउंट करता है। और जब RBI को लगता है कि M1 कम हो गया, M1 क्या हो गया, तो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटा देता है और मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, सुन रहे हो। और जब उसे लगता है कि मार्केट में पैसा बढ़ गया, मार्केट में पैसा ओके, तो रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है। लिक्विडिटी के अनुसार हमने आपको बता दिया। मुद्रा अवमूल्यन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या होता है मुद्रा अवमूल्यन, क्या है सुने जरा। दुनिया में बड़े बड़े देश जिनसे सब व्यापार करते हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग है, उनसे तुलना की जाती है कि आपकी मुद्रा और वहां की मुद्रा में क्या वैल्यू है। जैसे हम अमेरिकी मुद्रा को मानते हैं डॉलर, क्या कहा, सुनाई नहीं दिया। और हमारे यहां की मुद्रा क्या है, रुपया। क्या है, हमारे रुपए की वैल्यू, हमारे यहां वित्तीय व्यवस्था कितनी, हम कितने स्ट्रांग हैं, उस पर हमारा रुपया स्ट्रांग होता है। और ये देश कितना स्ट्रांग है, इस पर इसका रुपया डिपेंड करता है। मान के चलिए आपने कहा कि जब हम 80 रुपया देंगे तो हमें $1 मिलेगा। क्या मिलेगा, मान लीजिए $1। मान लीजिए पहले क्या था, 70 रुपया हम देते थे और $1 मिल जाता था। मतलब पहले हमारा रुपया मजबूत था, कम देते थे और डॉलर मिल जाता था, हाँ या ना। इसके पुराने समय में मान लेते हैं 60 देते थे और $1, हाँ या ना। यानी रुपया मजबूत था, अब रुपया गिर गया, रुपया और गिर गया, हाँ या ना। रुपए की वैल्यू कब गिरती है, जब वैल्यू गिरती है जीडीपी की। जीडीपी की वैल्यू गिरेगी तो राष्ट्रीय आय गिरेगी, राष्ट्रीय आय गिरेगी तो प्रति व्यक्ति आय गिरेगी, हाँ या ना। आपके रुपया की मजबूती बताती है कि आपका देश फाइनेंशियल कितना स्ट्रांग है। नहीं आ रही बात समझ में, क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि सरकार का व्यापार
जब रुकसा जाता है तो एक बात, रुपया कई बार डाउन होता है परिस्थिति के अकॉर्डिंग। क्या के अकॉर्डिंग? अगर आपके देश की स्थिति अच्छी नहीं है तो लगातार आपका रुपया गिरता जाएगा, माने आपको $1 खरीदने के लिए और ज्यादा चुकाना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सरकार जानबूझ करके अपने रुपए को डाउन कर देती है। नहीं आ रही बात समझ में? और ये कहलाता है अवमूल्यन। क्या कहलाता है? हाँ या ना? क्या कहलाता है? अवमूल्यन का मतलब है कि हमने अपने रुपए की डिवैल्यूएट कर दिया, यानी हमने डिमोशन कर दिया। इससे फायदा क्या है? देखो आप सुनना, फायदा क्या है? ये दूसरा देश है, ये हमारा देश है। ओके? अब पहले 80 रुपए और $1, मान लें हमने अपनी वैल्यू जानबूझकर घटा दी, 90 रुपए $1। ओके? अब विदेशी व्यापारी को लगेगा कि भैया अब $1 दे रहे थे, 80 रुपया का माल मिल रहा था, अब $1 दो, 90 का माल मिल रहा है, जल्दी खरीदो। नहीं आ रही बात समझ में? धड़ाधड़ फोन आने लगे, भारत इतना माल भेज दो, इतना माल भेज दो। नहीं आ रही बात समझ में? अरे भैया अभी हमें इतना देना है, 80 लाख का माल मिल रहा था, अब कितने का मिलेगा? 90 लाख का। हर कोई फायदा उठाना चाहेगा? नहीं उठाना चाहेगा। उठाना चाहेगा। कपड़ा व्यापारी कपड़ा खरीदेगा, मसाला वाला मसाला खरीदेगा, तेल वाला तेल खरीदेगा, गेहूं वाला नहीं खरीदेगा। भारत का माल निर्यात होगा। क्या होगा? तो निर्यात बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए? निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार जानबूझ करके अपना रुपया गिराती है। नहीं आ रही बात समझ में? उल्टा अगर ये मजबूत हो जाए, 70 रुपया को $1, भारत का व्यापारी लोभ में आ जाएगा। भारत का व्यापारी कहेगा पहले 90 लग रहे थे, अब 70 लग रहे, बुलवा लो माल। नहीं आ रही बात समझ में? अमेरिका से मोबाइल बुलवा लो, टीवी बुलवा लो, फ्रिज बुलवा लो, कूलर बुलवा लो। काहे पहले कितने लग रहे थे, अब कितने लग रहे? तो इससे क्या होता है? आयात को बढ़ावा मिलता है। लेकिन आयात से क्या होता है? हमारा रुपया कहां जाता है? बाहर। और निर्यात से क्या होता है? अरे भैया सही व्यापारी वो है जो खरीदे कम और बेचे। नहीं आ रही बात समझ में? तो एक बात का जवाब मिल गया आपको कि सरकार जानबूझकर अपना रुपया क्यों गिराती है? निर्यात बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? ओके? व्यापारियों को लगता है, बाहर के व्यापारियों को लगता है कि अब भारत का रुपया सस्ता हो गया, हम इतना देंगे माल ज्यादा का मिलेगा, नहीं भी चाहिए तो बुलवा लो। नहीं आ रही बात समझ में? भाई कोई दिन तुम्हें पता चला कि 100 का पेट्रोल 50 का हो गया, तुम टंकियां भर के रख लोगे, नहीं भी चाहिए तो धर लो। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि क्या हो गया? सस्ता हो गया। तो जितना माल नहीं बिकना था वो भी ओके। विदेशी मुद्रा के मुकाबले जानबूझ करके कम करना अवमूल्यन कहलाता है। लेकिन एक शब्द होता है, अच्छा एक बात बताइए, किसी मुद्रा को कैंसिल कर देना, किसी मुद्रा को कैंसिल कर देना, उदाहरण के लिए अभी 1000 का नोट चलता था, 1000 का नोट क्या हो गया? कैंसिल। 2000 का नोट चल रहा था, वो कैंसिल होने वाला है।
अभी हुआ नहीं लेकिन होने वाला। क्या है ये? अमुद्रीकरण नहीं है ये। नोटबंदी कोई नहीं कहना। नोटबंदी कब कहलाएगी? जब नोट बंद ही हो जाएगा, एक भी नोट ना चले, ना नए ना पुरान, तब कहलाती है नोटबंदी। नोटबंद जैसे शराबबंदी, शराब बंद। अब ये नहीं कि जा ब्रांड ने बेखे जा बेखे, तो शराबबंदी थोड़ी कहलाई। ये नोटबंदी कहां हो गई? अरे जी नोट बंद हो गए, वे थोड़ी नोट बंद भाई। तो नोटबंदी नहीं, ये तो हमने घरेलू भाषा में निकाल दिया नोटबंदी। भारत के लोग नए नए शब्द निकालने में बड़े माहिर हैं। तो नोटबंदी नहीं है, नोटबंदी नहीं, इसे कहते विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण, हाँ या ना? क्या कहते हैं? चलिए देखो, ये सुनो जरा, अभी पढ़ रहे थे मुद्रा अवमूल्यन निर्यात को। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद करना है आपको। अभी तक भारत सरकार ने 3 बार जानबूझ करके अपना रुपया गिराया है, हाँ या ना? कब कब? 1949। एक बार रुको, क्यों? 47 में क्या हुआ देश? जोरदार आवाज, आजाद। हमें जरूरत थी कि लोग हमारा माल खरीदें ताकि हमारे पास का आए। सुनाई नहीं दिया? इसीलिए 47 के बाद सबसे पहले कब? याद है ना? आपको याद हो, हमने दूसरी पंचवर्षीय योजना पढ़ी थी 51 से 56, एक 56 से, हाँ या ना? अब हमारे यहां माल प्रोडक्शन बहुत हो गया। और तीसरी योजना थी 61 से 66, पक्का? हाँ या ना? हमारे यहां कृषि भी हो गई और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा हो गई। हम चाहते थे कि विदेश वाले लोग हमारा माल नहीं चाहते थे, तो 66 में हमने फिर अपना माल, नहीं आ रही बात समझ में? आपको याद हो 90 में हमने बताया था भारत की हालत खस्ता हो गई, भारत का बाजार धप पड़ गया, नहीं आ रही बात समझ में? अतः जानबूझ करके सरकार ने फिर अपना रुपया डाउन किया ताकि विदेश वाले लोग हमसे माल खरीदें। और बाहर का पैसा कहां है? सुन रहे हो? तो 3 बार विमुद्रीकरण याद रहेगा। पहला कब? 1900, आजादी के तुरंत बाद। नंबर 2 1900, नंबर 3, ओके ठीक है। तो नहीं हो रहे आप लोग? मुद्रास्फीति, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि हम इसे आपको आपकी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। मुद्रा, करेंसी, हाँ है ना? इस फीती को अंग्रेजी में कहते हैं टेंशन। क्या कहते हैं? और हिंदी में कहते हैं तनाव। क्या कहते हैं? अच्छा, किसी चीज में तनाव कब आएगा? ज्यादा। गुब्बारे को लीजिए, गुब्बारे में तनाव कब आएगा? हवा ज्यादा हो कि कम हो? हमें हवा नहीं आ रही है। ज्यादा होगी तब तो तनाव आएगा, क्या नहीं आएगा? आपकी साइकिल की टायर में तनाव कब आएगा? कि हवा कम हो, ज्यादा हो ना, कि नहीं हो? आपके शरीर में तनाव कब आएगा? जब ब्लड ज्यादा हो। बूढ़े लोगों में ब्लड कम हो जाता है, सुकड़ नहीं जाते। तो भैया जब आपके अंदर मटेरियल क्या रहेगा? ज्यादा। मटेरियल क्या रहेगा? तभी तो तनाव आएगा। दुनिया में हर चीज ऐसा ही है।
नहीं आ रही बात समझ में? अगर आपको चीज ऊपर से चिकनी दिख रही है एकदम खिंची, कब आएगा तनाव? कब आएगा तनाव ज्यादा? जब मटेरियल ज्यादा होगा। गुब्बारे में टेंशन तभी आएगा जब एयर, चलिए अच्छे से बता दो, मन लग रहा है आपका? नहीं लग रहा है? आप पानी की बोतल लिए हैं, पानी की बोतल में या पानी के पाइप में कब तनाव ज्यादा आएगा? जब पानी नहीं होगा। बताओ ना। बस ऐसे ही जब मार्केट में मुद्रा बढ़ जाए, बस खत्म बात। मार्केट में अब इसका उल्टा असर है। अब तुम भी 2-4 लाख लटकाए फिर रहे, हम भी लटकाए फिर रहे, जेबी धरे जेबी धरे जेबी धरे। नहीं आ रही बात समझ में? अच्छा एक बात बताओ, भारत में पानी की वैल्यू क्यों नहीं है? हर घर में है। पेट्रोल की वैल्यू क्यों है? सऊदी अरब चले जाओ, पेट्रोल की वैल्यू, पानी की वैल्यू। इस दुनिया में सोना क्या है? सोना माने कीमती है, सोने के लिए गोल्ड नहीं। इस दुनिया में इंपोर्टेंट क्या है? इंपोर्टेंट वो है जो आपके पास नहीं है। तो आपके पास वो इंपोर्टेंट है, और जो आपके पास वो इंपोर्टेंट। अभी हम आपसे कहें पानी की वैल्यू, आप कहेंगे कहा सर, हमारे घर धरी टंकी भरी रखी, तुम रेगिस्तान में फंस जाओ। एक आदमी सोने की चेन पहने हैं, अंगूठी पहने हैं, ब्रेसलेट पहने हैं, और एक आदमी के पास पानी की बोतल। नहीं आ रही बात सुन में? अब बताओ कौन आदमी धनी है? पानी की बोतल वाला, क्योंकि तुम खाली मरोगे अभी, और हम जिंदा रहेंगे क्योंकि हमारे पास वो चीज है जिसकी जरूरत है। नहीं आ रही बात समझ में? आ रही है? अभी कोरोना आया था, ऑक्सीजन की जरूरत है, तुम्हारे घर में 2 किलो सोना है, सूंघ लो, ऑक्सीजन आएगी क्या? आएगी क्या? मतलब वो वैल्यूबल नहीं, क्योंकि जरूरत नहीं तुम्हें सोने की, तुम्हें जरूरत काय की है? हाँ या ना? और जो चीज तुम्हारे पास बढ़ गई उसकी ऑटोमेटिक वैल्यू कम हो गई, ऑटोमेटिक वैल्यू कम हो गई। नहीं आ रही बात समझ में? क्योंकि आपके पास वो चीज का हो गई। अब मार्केट में पैसा बढ़ गया, हर आदमी के पास पैसा, किसान के पास पैसा है, व्यापारी के पास पैसा है, स्टूडेंट के पास पैसा है, डॉक्टर के पास। हाँ या ना? अब व्यक्ति पैसे के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि वैल्यू नहीं है। क्या करेंगे? हमारे पास खुद धरे हैं, हम क्या करें तुम्हारा पैसा लेकर के? तुमने टाइटैनिक जहाज की फिल्म देखी है? उसमें तुमने एक सीन देखा होगा, एक व्यक्ति रिश्वत देता है, वो कैप्टन से कहता है कि हमसे यार 20,000 ले लो लेकिन हमें बचा लो। वो कहता क्या करोगे इन रुपयों का? मर रहे हो साले, मर रहे हो, डूब रहे हो, क्या करो? एक खींच के चांटा देता है। कारण यह है कि अब इन मुद्रा का करोगे का? समुद्र के भीतर डूबने वाले वो मछलियों को दोगे का? मतलब अब इसकी कोई वैल्यू। अब तुम्हारी जेब में धरे हो चाहे हमारी जेब में, फर्क का पड़ना है, डूबना तो है ही। ऐसे ही क्या होता है, जब चीज सबके पास हो जाती है उसकी वैल्यू नहीं बचती है, तो उसका हम कहते हैं, हमने पहले कहा स्फीति शब्द, क्या कहा हमने? हमें सुनाई नहीं दिया। स्फीति यानी दबाव, स्फीति यानी दबाव। कब बढ़ेगा? चीज बढ़ जाएगी। तो हम पढ़ रहे हैं मुद्रा स्फीति। क्या पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं, यानी एक बात तय है, मुद्रा का दबाव बढ़ रहे हैं। अब मुद्रा का दबाव कब बढ़ेगा? जब मुद्रा का हो जाएगी। अब मुद्रा बढ़ गई,
तो अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसकी वैल्यू ऑटोमेटिक घटे। अब वैल्यू का हो गई। देखो आप, वस्तु का दाम बढ़ना, वस्तु का दाम, वस्तुएं महंगी होती हैं, मुद्रा का मूल्य, हाँ है ना, मार्केट में मुद्रा की मात्रा, ऐसी कोई चीज हमने ना बताई हो, बताई है, परंतु मूल्य घट जाता। मुद्रा की मात्रा, मुद्रा की बात कर रहे, मुद्रा की मात्रा का हो गई मूल्य यानी वैल्यू, वैल्यू का हो गई मुद्रा की, वस्तु की मूल्य तो बढ़ गए। देखें, साधारण शब्दों में कहें महंगाई आ गई, साधारण शब्दों में कहें, लेकिन हर महंगाई को हम मुद्रास्फीति नहीं कहेंगे। देखो, मुद्रास्फीति को हम महंगाई कहेंगे, लेकिन हर महंगाई को हम मुद्रास्फीति क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि कई बार महंगाई मुद्रास्फीति से नहीं आती। मान के चलिए भी टमाटर के दाम बढ़ गए हैं, टमाटर आपके एरिया में नहीं है, टमाटर के दाम, इसका नोटों से कोई लेना देना, हाँ या ना? देखें आप, महंगाई अर्थव्यवस्था वस्तु की कीमत स्तर में होने वाली निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रा के मूल्य में कमी होना, मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी होना। अब वो चीज जो आप नोट की एक गिड्डी ले जा रहे थे, अब इसमें उतनी दम नहीं है, ऐसी 4 गिड्डियां चाहिए, अब इसका पावर इतना नहीं है, क्योंकि हर आदमी के पास पैसा है, हर आदमी के पास सार ये है नोटों का बढ़ना, सॉरी मुद्रा का बढ़ना, मुद्रा की वैल्यू गिरना, मुद्रा की वैल्यू गिरना, वस्तुओं की वैल्यू बढ़ना, है ना, यानी मार्केट में महंगाई का आना ही कहलाता है मुद्रास्फीति। पक्का? चलो, अब मुद्रास्फीति की माप, मुद्रास्फीति की माप अलग अलग तरीके से की जाती है। इसमें आधार वर्ष माना जाता है, उसका मान 100 रखा जाता है। मुद्रास्फीति चालू वर्ष का सूचकांक 100 से अधिक, तो मुद्रा अपस्फीति में सूचकांक आता है 100 से कम। यानी जब आप इसकी गणना करते हैं, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने का नहीं, क्योंकि बड़े स्पेशल अर्थशास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर काउंटिंग 100 से का आई ज्यादा तो समझ जाओ मार्केट में मुद्रास्फीति आ गई, और अगर काउंटिंग का आ गई 100 से, हाँ ना। और आधार वर्ष, आधार माने बेसिक, हमने मान के लिए आधार वर्ष मान लिया 2012, क्या मान लिया? तो हम पता करेंगे 2012 में ये चीज कितने की थी और आज कितने की है, हाँ या ना? पक्का? अरे क्लियर है? अच्छा, एक बात और, फिर महंगाई को आप और तरीके से जाने। महंगाई तो हमेशा मार्केट में, महंगाई जब से व्यक्ति पैदा हुआ है आज तक हमेशा बनी रही है, लेकिन महंगाई, महंगाई कब लगने लगती है? महंगाई, महंगाई कब लगने लगती है? कारण ये है, नहीं आ रही बात सुन में। आज टमाटर कितने का हो गया? कितने का? एक उदाहरण मान लो 150 का, लेकिन 150 का टमाटर क्या अंबानी भाई के लिए महंगा है? वो कल भी जितना खाते थे आज भी उतना ही खाएंगे, उन्हें कोई फर्क हो, हाँ या ना? ये 150 का टमाटर किसके लिए महंगा है? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो बेरोजगार है, जिसकी आय इतनी ज्यादा, हाँ या ना? जो कार आज से 10 साल पहले 3 लाख की आती थी, वो उस समय भी महंगी थी, और आज वही कार 10 लाख की आती है, आज भी, हाँ या ना? लेकिन जिन व्यक्ति की कीमत उस समय भी करोड़ों में थी और आज भी करोड़ों में, उन्हें 3 लाख उस समय सस्ते थे और आज 10 लाख भी, हाँ या ना? यानी महंगाई तब और ज्यादा महंगाई हो जाती है जब व्यक्ति के पास आय का साधन ना हो, आय का क्या ना हो,
और मार्केट में छाई हो बेरोजगारी। अब ये मुद्दा आपसे जुड़ा है, सुने, आपकी पढ़ाई से जुड़ा है। आप कहेंगे कैसे? जितने लड़के लड़कियों को भी पढ़ाई में दिक्कत आती, सुन लें। आज आपने सुना 150 का टमाटर हो गया, आप सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि महंगा हो गया, अभी एहसास नहीं है। तो क्योंकि देना पैसे पापा को है, हमें तो मार्केट जाना, पापा तुम बताओ आधा किलो ले आए कि 1 पाव, हमें क्या करने। हाँ, पहले ला रहे थे 30 के आते थे, अब सुना है कि 150 के आ रहे हैं। लेकिन जब कुछ दिन बाद परिवार के मुखिया बनोगे और जब दुकानदार तुमसे कहेगा कि भैया टमाटर 150 के हैं या ये दवाई की शीशी 500 की है और बच्चे के लिए ले जाना है, तो जेब में 200 रुपए हैं। जेब में कितने हैं? और दवाई कितने की है? 5। रियल महंगाई की जो सही दर्द है उस दिन तुम्हें पता चलेगा और तुम्हें तुम्हारी औकात उस दिन पता चलेगी। आज सुनना बड़ा आसान है, सुनना बहुत आसान है। महंगाई मार्केट में आ गई है, कितना सुनना, ठीक है, आ गई, क्या दिक्कत है? आया ना? हमें क्यों दिक्कत नहीं है? क्योंकि अभी हमें पैसा नहीं देना। समझ में आ रही बात? इसलिए बेटा ध्यान रखना, ये उतार चढ़ाव हमेशा आना है, ये महंगाई कभी कम नहीं होना। सरकारें कोई रहें, सरकारें कोई रहें, महंगाई ना कम होगी ना ज्यादा, सब ऐसा ही चलेगा। आप कोई चीज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं तो वो है आप खुद। समझ में आ रही बात? आपको चीज उतने गुना सस्ती लगेगी जितने गुना आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ या ना? अगर आपके जेब में 10 रुपए हैं और टमाटर 150 का है तो आपके लिए 140 रुपए महंगा है। लेकिन यदि आपके जेब में 100 रुपए हैं और टमाटर 150 का है तो मात्र 50 रुपए महंगा है। और आपके जेब में 140 है और टमाटर 150 का है तो मात्र 10 रुपए महंगा है। नहीं आ रही बात समझ में? हमारी बात समझ रहे हो ना? इसलिए जिंदगी में जब भी नींद आए और पढ़ाई में मन ना लगे तो इन चीजों को थोड़ा सा सोच लेना। चलिए, मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं। गणना का आधार हम बता चुके हैं आपको, थोल ये अभी आपको उतना ज्यादा नहीं देखना है। जब स्पेशल तौर पर आधार व्यवस्था पढ़ते हैं, मुद्रा अस्फीति उल्टा। अभी क्या बोल रहे थे हम? मुद्रा मार्केट में क्या हो गई थी? हाँ या ना? मुद्रा मार्केट में क्या हो गई थी? अब इस स्थिति में मुद्रा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। मुद्रा घट जाएगी, मुद्रा घटेगी तो वैल्यू, हाँ या ना? मुद्रा की वैल्यू क्या हो गई? अब मुद्रा घट गई, मार्केट में वस्तुएं बढ़ गई। वस्तुएं क्या हो गई? अब ऑफर चलने लगे, वस्तुएं सस्ती हो गई। वस्तुएं क्या हो गई? चलिए, मुद्रा विस्फीति। अब आता है मुद्रा संकुचन या स्फीति। एक काम करेंगे, इनको बन पड़ेंगे भी, आप लोग थक से गए हैं, बहुत सारी चीजें हमें बताना है, 3-4 टॉपिक बचे हैं। क्योंकि अगर अपन टाल करके पढ़ेंगे तो ये हमेशा आते हैं। अब एसआई का पेपर देंगे आएगा, अब महिला बाल विकास का पेपर देंगे आएगा, ये चीजें आप कभी रेलवे का पेपर देंगे तब भी आएगा। इन्हें अच्छे से इन्हें रटना नहीं पड़ता। समझ में आ रही बात? जैसे आज आपने मुद्रा का मूल्य पढ़ा, M1, M2, M3 पढ़ा है ना, इन्हें रटा नहीं जाता, इन्हें जाना जाता है। क्या किया जाता है? और एक बार आपने जान लिया, जैसे आज मुद्रास्फीति, सच बताना आपको समझ में आ गई ना, अब कभी नहीं भूलोगे आप। पैसा बढ़ा, वैल्यू घटी। अब वैल्यू घटी तो चीजों की कीमत क्या हो गई? बढ़ गई। हाँ या ना?